और चलिए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। पूर्व चिकित्सा मंत्री और केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने केकड़ी को जिला बनाने को लेकर लगातार जुटे हुए हैं। जिला बनाने की मुहिम को लेकर रघु शर्मा ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। 17 मार्च से पहले विधायक डॉक्टर रघु शर्मा लाखों लोगों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन को मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। नगर पालिका में अपना हस्ताक्षर कर उन्होंने अभियान की शुरुआत की। वहीं से पहले डॉक्टर रघु शर्मा ने पालिका में प्रेस वार्ता भी की। इस मौके पर रघु शर्मा ने कहा कि केकड़ी अगर जिला बनता है तो यहां स्वतः ही विकास के नए आयाम स्थापित हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ करीब 2 लाख किलोमीटर कम है हमसे वर्ग किलोमीटर, लेकिन वह 33 जिले हैं। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42,000 से ज्यादा वर्ग किलोमीटर, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। यूपी में हम देखेंगे भौगोलिक दृष्टिकोण से हमारे से कम है, आबादी ज्यादा हो सकती है, वह 75 जिले हैं। मध्य प्रदेश लगभग आबादी के हिसाब से हमारे बराबर है, लेकिन वह क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा है। छत्तीसगढ़ जब से अलग हुआ वहाँ भी 55 जिले हैं। हरियाणा जो 44,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर पे है पूरा ही राज्य, वह 22 जिले हैं। तो कुल मिला के मेरा ये कि जितने सराउंडिंग गुजरात में मैं था भी, गुजरात 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर कम है राजस्थान से भौगोलिक परिस्थिति में, आबादी में तो 1.5 करोड़ कम है, वहाँ भी 33 जिले हैं। तो हमने कहा भाई आपने राजस्थान में 7 नए एडीएम के कार्यालय खोल दिए अभी इस बजट में, इससे पहले खुले जो अलग है। आपने तहसीलें खोली है 71 के करीब, उप तहसीलें खोली है 27 तहसील खुली है, 71 उप तहसील खुली है और राजस्व गांव भी बनाए हैं। मेरा मतलब था कि जब नीचे की लेवल पे आपने विकेंद्रीकरण किया है गुड गवर्नेंस के लिए, जितने ज़्यादा डिसेंट्रलाइज मैनर में सरकारी दफ्तर खुलेंगे उतना ही लोगों को परेशानी कम होती है। तो अब इसका अगला कदम तो जिले ही बनाना है। और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट 2 दिवसीय टोंक दौरे पर पहुंचे। यहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। पायलट ने छावनी पर आयोजित सभा में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज महंगाई और बेरोजगारी पूरे चरम पर है, लेकिन कोई भाजपाई महंगाई को कम करने और युवाओं को नौकरी देने की बात नहीं कर रहा। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि टोंक विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। देखिए, जहाँ तक वीरांगनाओं की बात है, मैं समझता हूँ कि इस मुद्दे पर कभी भी और किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों ने वर्दी पहनकर इस देश की सेवा करने का काम किया और सुप्रीम सैक्रिफाइस जिन्होंने किया है, अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले जो लोग जो इस देश के कारण शहादत उन्होंने दी है, उन लोगों की तुलना करना ही संभव नहीं है। और उनके परिजन जो हैं वो इस देश की संपत्ति हैं। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी स्वीकृति। 50 खादी संस्थाओं और समितियों का होगा आधुनिकीकरण। खादी उत्पादों की हो सकेगी बेहतर मार्केटिंग। 55 लाख रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संवेदनशील निर्णय। पालनहार योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि में वृद्धि की है। 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रति माह 500 रुपए के स्थान पर अब मिलेंगे 750 रुपए। वहीं 6 से 18 वर्ष तक 1000 रुपए के स्थान पर अब 1500 रुपए मिलेंगे। और देखिए संवेदनशील फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। पालनहार योजना जिसमें जो राशि मिलती है बच्चों को, उसमें वृद्धि की गई है। पहले 500 तो अब 750 रुपए राशि की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिला प्रतिनिधिमंडल। हनुमानगढ़ का प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। सीएमआर में सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने अनूपगढ़ को जिला बनाने की मांग रखी है। और ये तस्वीरें जब प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के लिए पहुंचा और यहां जो मांग रखी वो अनूपगढ़ को जिला बनाने की। देखिए लगातार इस तरह की मांगे जारी हैं। जिला बनाने की मांग को लेकर के लगातार सीएम अशोक गहलोत से मुलाकातों का दौर भी जारी है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दी है। उदयपुर में देवास बांध के निर्माण के लिए मंजूरी दी है। 1691 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है, उदयपुर शहर में अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए देवास 3 एवं 4 बांधों के निर्माण के लिए 1691 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इससे उदयपुर शहर वासियों की पेयजल आपूर्ति संबंधी समस्याओं का स्थायी निराकरण किया जा सकेगा। इन बांधों के द्वारा उदयपुर शहर में पेयजल की आपूर्ति हेतु 1000 मिलियन क्यूबिक फीट जल प्रतिवर्ष डाइवर्ट किया जाएगा। उदयपुर शहर में इन बांधों से 3.43 करोड़ लीटर अतिरिक्त पेयजल उपलब्ध होने से 6 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। उल्लेखनीय है कि बजट 2023-24 में उदयपुर में देवास 3 और 4 बांधों के निर्माण की घोषणा की गई थी। उक्त बजट घोषणा की अनुपालना में स्वीकृति दी गई है। खबर जोधपुर से है, जहां राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र की अध्यक्षता में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में 942 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान करने के साथ ही 6 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने दीप प्रज्वलित कर दीक्षांत समारोह का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग और विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ समारोह के विशिष्ट अतिथि रहे। राज्यपाल मिश्र ने इस अवसर पर दीक्षांत समारोह के आयोजन स्थल नवनिर्मित सुसूत्र सभागार का लोकार्पण भी किया। कुलाधिपति ने प्रथम स्थान प्राप्त 6 आयुष स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को चांसलर गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने छात्रों से विश्वविद्यालय में प्राप्त आयुर्वेद के ज्ञान को सार्थक करने के लिए मानवता की सेवा और राष्ट्र एवं समाज के उत्थान की भावना से समुचित सदुपयोग करने का आह्वान किया। नारी शक्ति आगे बढ़कर के सभी क्षेत्रों में जाए, सफलता प्राप्त करे, ये किसी भी देश के लिए बड़ा ही शुभ लक्षण है। हमारे यहाँ तो कहा गया है, जहां नारियों को सम्मान प्रदान किया जाता है वहां सकारात्मकता रहती है। यत्र नार्यः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः कहा गया है। ये सकारात्मकता वहां रहती है, नकारात्मकता का समापन होता है और किसी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए बड़ा ही शुभ लक्षण है। मैं तो आप लोगों से यही आह्वान करूंगा, कुलपति महोदय बहुत विराजमान और सारे बहुत एक्सपर्ट्स हैं, इंटेलिजेंट्स हैं, जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया। मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद भी देना चाहूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली चयन कुलाधिपति महोदय ही करते हैं तो उस रूप में, लेकिन इसको थोड़ा रिलेवेंस अगर यूनिवर्सिटीज का बढ़ा देंगे और रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन के क्षेत्र में आप काम करेंगे तो मैं समझता हूं जो आयुष का, विशेष रूप से आयुष का मैं बात करना चाहूंगा कि आयुष के क्षेत्र में आयुष को बहुत प्यार करता हूं और मैं कोई आयुष से मेरा कोई नहीं करूंगा, लेकिन जब से मैंने इसका मंत्रालय का कार्यभार संभाला है आयुष ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और मैं चाहता हूं, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं काफी कहता हूं और वो हर बात को मानते हैं आयुष के क्षेत्र में और क्या नवाचार कर सकते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द टीचर्स, रिसर्चर्स ऑफ द आयुष यूनिवर्सिटीज, नॉट ऑन अस। और जयपुर में दृश्य भारती सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था के संयुक्त तत्वाधान में होली समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में जापान से आए 7 कलाकारों के दल ने दृश्य भारती के कलाकारों के साथ रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। इस मौके पर विप्र महासभा के प्रदेश महामंत्री और प्रवक्ता मनीष मृदुल मुख्य अतिथि रहे। जापानी कलाकारों की कला को देखकर सभी दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। संस्था की सचिव ममता पालीवाल ने बताया कि चित्रांश पालीवाल और दृष्टि मुदगल ने गणेश वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह की विदेशी मेहमानों ने भारतीय संस्कृति की जमकर प्रशंसा की। कार्यक्रम के संयोजक संदीप पालीवाल और गौरव गोपालिया ने सभी दर्शकों और अतिथियों का आभार व्यक्त किया। समारोह में जापानी कलाकारों और अतिथियों का माला और शॉल पहनाकर मोमेंटो देकर अभिनंदन किया गया। और जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने 3 स्थानों पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया है। साथ ही आम रास्ते पर किए अतिक्रमण को हटाया है। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते का बुलडोजर राजधानी के आगरा रोड और जगतपुरा इलाके में गरजा। ऐसे ही जिरोता रोड पर आम रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। शहर के मास्टर प्लान और जोनल प्लान को दरकिनार करते हुए अवैध कॉलोनियां बसाई जाती हैं। इससे शहर का अनियोजित विकास तो होता ही है, साथ ही यहाँ रहने वाले लोगों को पार्क और सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पाती। ऐसी कॉलोनियों के खिलाफ जेडे का प्रवर्तन दस्ता जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रहा है। जेडे की ओर से जनवरी 2019 से अब तक
अवैध कॉलोनी बसाने के 680 ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा चुकी है। आज जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन शाखा ने 3 नवीन अवैध कॉलोनियाँ जो कृषि भूमि पर ही बसाई जा रही थी उनका पूर्ण ध्वस्तीकरण किया है। एक अवैध कॉलोनी करीब 2 बीघा में ग्राम बस्सी में बिजली विभाग के पास में, दूसरी कानोता ग्राम में कानोता पुलिया के पास में करीब 2 बीघा में, और तीसरी जोन 9 क्षेत्राधिकार में जगतपुरा क्षेत्र में सिरोली से रिंग रोड से लगते हुए करीब 8 बीघा कृषि भूमि पर ही नवीन अवैध कॉलोनियाँ बसाई जा रही थी। और अब खबर जयपुर के चौमू से है, जहां जैतपुरा औद्योगिक क्षेत्र स्थित मंगलम सिटी में 11,000 विद्युत केवी लाइन पर काम करते समय करंट की चपेट में आने से लाइनमैन की मौत होने पर मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और मृतक के परिजनों ने जैतपुरा बिजली निगम कार्यालय पर धरना दिया। मृतक लाइनमैन यशपाल सैनी के परिजन बिजली निगम के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग पर अड़े हुए हैं। ग्रामीणों ने सहायक अभियंता को निलंबित करने और साथ ही मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। वहीं धरना स्थल पर चौमू विधायक रामलाल शर्मा भी पहुंचे। विधायक शर्मा ने दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर जल्द कार्रवाई करने की बात कही है। और अब खबर करौली से है, जहां राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की गिरफ्तारी के विरोध में समर्थकों ने प्रदर्शन किया है। आक्रोशित समर्थकों ने करौली हिंडौन मार्ग पर गड़ी बांधवा के समीप जाम लगा दिया। जाम के कारण करौली हिंडौन मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर जाम को खुलवाया। इसी प्रकार डोडा भीम में भी एसडीएम कोर्ट के सामने जाम लगाकर प्रदर्शन किया गया। कोटा की कुन्हाड़ी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 3 बालिका एक साथ लापता हो गई। पुलिस ने पड़ताल भी शुरू की तो पता चला कि बालिकाएं उज्जैन जा पहुंची। बालिकाएं अपने पिता की डांट से नाराज होकर घर छोड़कर ट्रेन में बैठकर उज्जैन चली गई। पुलिस ने तीनों बालिकाओं को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया है, जहां से तीनों बालिकाओं को फिलहाल अस्थायी आश्रय दिलाया गया है। अलवर के दिल्ली मुंबई हाईवे पर पिकअप और कार में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार युवक युवती की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने कार में फंसे दोनों के शवों को बाहर निकलवाया। पुलिस के मुताबिक मृतक कपिल गुड़गांव और उसकी गर्लफ्रेंड सृष्टि गुसाई नॉर्थ दिल्ली की रहने वाली थी। 10 मार्च को सृष्टि का जन्मदिन था। इसी को मनाने के लिए दोनों जयपुर आ रहे थे, तभी उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। कपिल के परिवार में माता पिता के अलावा 2 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। कपिल के अलावा उनके माता पिता के पास कोई सहारा नहीं था। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। इस सूचना पर मैं दौरान गश्त से रवाना होकर मैं जाब्ते के हाईवे पहुंचा तो एक पिकअप गाड़ी और एक हुंडई की गाड़ी, दोनों में एक्सीडेंट हो गया था। हुंडई की गाड़ी में एक लड़की और एक लड़का था, तो दोनों ऑन स्पॉट ही खत्म हो गए। और जोधपुर के चाकू थाना इलाके में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक 16 वर्षीय बच्चे का विवाह एक 45 वर्षीय व्यक्ति के साथ कर दिया गया। बच्चे के माता पिता पर 5 लाख रुपए लेकर बच्चे का विवाह करने का आरोप है। वहीं मामले की जानकारी लगते ही राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल एक्शन मोड में आ गई। उन्होंने मामले में प्रसंज्ञान लेकर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता को अवगत भी करवाया और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिस पर बच्चे का विवाह रुकवाया गया। सोशल मीडिया पर शिकायत मिलने के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। जोधपुर जिले में फलोदी के एक ग्राम क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग बच्ची को जिस तरह से असामाजिक तत्वों द्वारा अपहरण कर जबरन एक 45 वर्ष के युवक के साथ जबरन विवाह समारोह की बात जब टेलीफोन पर शिकायतकर्ता द्वारा बताई गई और तुरंत प्रभाव से बाल आयोग ने इसका प्रसंज्ञान लिया और मेरे स्वयं के द्वारा जिला कलेक्टर महोदय हिमांशु गुप्ता जी से टेलीफोन पर बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी दी। कलेक्टर महोदय ने तुरंत प्रभाव से एसपी महोदय से कहकर एक्शन लेने की बात कहते हुए विवाह समारोह को रुकाते हुए बच्ची को संरक्षण देते हुए और इस तरह के असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही। और अवैध मादक दवाइयां रखने के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे मनोचिकित्सक डॉक्टर अनिल तांबी को
राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस नरेंद्र सिंह ढड्ढा ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। ये आदेश अनिल तांबी की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए गए। जमानत का विरोध करते हुए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के निरीक्षक राजेश शुक्ला ने कहा कि सर्च के दौरान डॉक्टर तांबी ने उन्हें कोई दस्तावेज मुहैया नहीं कराए थे। 29 नवंबर 2022 को ब्यूरो ने मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में दवाइयां जब्त की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें जमानत नहीं दी जाए। और राजस्थान हाईकोर्ट सहित प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को पारित करने की मांग को लेकर वकीलों ने स्वेच्छा से न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। संयुक्त संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि भले ही मंत्रिमंडल उप समिति ने प्रोटेक्शन बिल को 21 मार्च को विधानसभा से पारित कराने का आश्वासन दे दिया हो, लेकिन जब तक इसे पारित कर अधिनियम का रूप नहीं दिया जाता तब तक वकीलों का आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि संघर्ष समिति ने 13 मार्च को अपना प्रस्तावित विधानसभा घेराव को स्थगित कर दिया। संघर्ष समिति के मुख्य संयोजक कमल किशोर और बार के महासचिव मनोज शर्मा ने बताया कि न्यायिक कार्य का बहिष्कार 21 मार्च तक जारी रखने का उन्होंने निर्णय लिया है। और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र आज जोधपुर प्रवास पर हैं। जोधपुर प्रवास के दौरान राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत ने सर्किट हाउस में उनसे मुलाकात कर ज्ञापन भी सौंपा है। सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ जाति को लेकर आज राजेंद्र गहलोत ने ये ज्ञापन सौंपा है। पूरे मामले की विस्तृत जांच कराने के लिए राज्यपाल से आग्रह भी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा वीरांगनाओं की मांग को लेकर शहीदों को सम्मान मिले, उनका नामकरण हो विद्यालयों में, इस मांग को लेकर लंबे समय से धरने पर बैठे हुए हैं। और अब खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान दूरसंचार महिला कल्याण समिति के सौजन्य से महिला दिवस के उपलक्ष्य पर बीएसएनएल के पीजीएमटीडी कार्यालय में उल्लास 2023 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीएसएनएल परिवार से जुड़ी महिलाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पैरा ओलंपिक चैंपियन अवनी लेखरा भी थी। उन्होंने महिलाओं को संदेश दिया कि वे किसी भी परिस्थिति में हार न माने। इस अवसर पर प्रियंका माथुर ने कहा कि शिक्षा महिलाओं के लिए एक बुनियादी जरूरत है जो उनके लिए विकास के कई द्वार को खोलती है। हमें बेटियों और महिलाओं को शिक्षित करने और उनसे तकनीकी जागरूकता लाने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम में बीएसएनएल के कई मेंबरों ने भी हिस्सा लिया था। अभी क्योंकि लास्ट ईयर मैंने 2022 वर्ल्ड कप में पेरिस के लिए कोटा जीत लिया था, तो मेरा लॉन्ग टर्म गोल तो पेरिस 2024 ही है। बट इस साल भी हमारे मेजर कॉम्पिटिशन्स हैं, जैसे कि साउथ कोरिया में वर्ल्ड कप है मई में, तो अभी मैं उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। और फिर पैरा एशियन गेम्स भी है होपफुली अक्टूबर में, तो वो ही मेन कंपटीशन रहेगा 2023। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ अवनी जी को कि आगे आने वाले कॉम्पिटिशन्स में ये सक्सेसफुल रहें और हमारे देश का नाम रोशन करें। और भरतपुर सांसद रंजिता कोहली ने शहीद जीतराम की पत्नी सुंदरी से अस्पताल परिसर में मुलाकात की और उनसे बातचीत भी की। सांसद रंजिता कोहली ने जब वीरांगनाओं को अस्पताल से बाहर ले जाने चाहा तो पुलिस वालों ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद जमकर धक्का मुक्की हो गई, जिसमें सांसद के हाथ में भी चोटें आ गई। सूचना पर पहुंची एसपी ने समझाइश की, लेकिन सांसद अस्पताल में ही धरने पर बैठ गई। सांसद रंजिता कोहली ने आरोप लगाया कि वीरांगना अपने घर जाना चाहती हैं, लेकिन उसे किसी से मिलने तक नहीं दिया जा रहा। दरअसल बीती रात पुलिस ने जयपुर में धरना दे रही वीरांगनाओं का धरना खत्म करवाकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था, जिसको लेकर सांसद रंजिता कोहली उनसे मिलने पहुंची थी। जिस तरीके से आज धक्का मुक्की हुई है, मेरे खुद के भी हाथ में लगी हुई है और मेरे कमर पे भी लगी हुई है, और जो सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं सब लोग यहाँ पर जो एक संघर्ष कर रहे हैं, इनको वीरांगनी के भी लगी और हड्डी मेरे हाथ की टूटी हुई है। तो ऐसे थोड़ी होता है, सब लोग संघर्ष कर रहे हैं लेकिन नहीं जाने दिया।
और पुलवामा वीरांगनाओं के मामले को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहे घटनाक्रम पर राज्य सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जसौल ने प्रेस वार्ता की है और इसे पूरा राजनीति से प्रेरित घटनाक्रम बताया है। मानवेंद्र सिंह जसौल ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि हमारे विभाग के नियमानुसार वीरांगना और उनके पुत्र पुत्रियों को नौकरी देने का प्रावधान है और यह वीरांगनाओं में अपने देवर के लिए नौकरी की मांग कर रही हैं ताकि नियमानुसार को नौकरी नहीं दिया जाना संभव नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक वीरांगना अपने शहीद पति की तीसरी मूर्ति लगाने की मांग कर रही है। वहीं मानवेंद्र सिंह जसौल ने पूर्व सैनिक आरक्षण को लेकर कहा कि हाल ही में पूर्व सैनिक आरक्षण को लेकर रोक लगाई गई है। इस संबंध में जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और पूर्व सैनिकों को पहले की भांति आरक्षण जारी रखने की मांग भी करेंगे। स्वयं उनको कहा है कि आपका बच्चा, और विशेषकर मंजू जी का जो लड़का है, जो मुझे लगता है 14-15 साल का होगा अब, और जब मैं मिला था वो चुप रहा, बेचारा कुछ ने कुछ बोला भी नहीं बच्चे ने। तो मैंने कहा ये बच्चा तो अब 2-4 साल में तो उम्र का हो जाएगा, तो आप अभी क्यों इतना जल्दी कर रहे हो? दुर्भाग्य है, मैं और क्या बोलूँ। हमारे लिए प्राथमिकता बच्चे या वीरांगना है और वो कोई नहीं हो सकता, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो मेरा निवेदन है तीनों से और सभी सांसदों से कि ये विषय गृह मंत्रालय से उठाए, और गृह मंत्रालय में प्रावधान है कि परिजन, कोई भी एक परिजन को नौकरी मिले, तो ये चाहते हैं कि अपने देवर को दें। ये 2 महिला चाहती हैं, ये 2 वीरांगना चाहती है अपने देवर को नौकरी मिले। तो ये विषय भारत सरकार गृह मंत्रालय से अपने सांसद द्वारा या डायरेक्ट गृह मंत्री से संपर्क करके ये विषय